नमस्कार दर्शकों, सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक कैंसर के ऊपर वीडियो सीरीज़ बनाई थी जिसमें प्री कैंसर और कैंसर इसके बारे में चर्चा करी थी और ये बताया था कि जब भी कभी ऐसा कोई प्री कैंसरस लीजन या कैंसर जैसी कोई बीमारी ईश्वर ना करे यदि किसी को हो, तो बायोप्सी का एक बहुत ही अहम रोल होता है जो कि डायग्नोसिस में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं। जैसे यदि किसी को कैंसर हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जानलेवा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक छोटी सी ग्रोथ ही हो जो कि बेनाइन रहे और उसमें घबराने की कोई समस्या नहीं होती। आराम से उसको काट के निकाल दिया जा सकता है और मरीज़ की जो प्रोग्नोसिस होती है, यानी ऑपरेशन के बाद जो उसकी आयु होती है, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मरीज़ एक हंसता खेलता जीवन व्यतीत कर सकता है। आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि बायोप्सी कैसे ली जाती है। दो तरीके की बायोप्सीज की जाती हैं। एक होती है इंसिजनल बायोप्सी जो कि ट्रीटमेंट करने से पहले ली जाती है, यानी उसको लेने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सेल्यूलर लेवल पर, यानी कोशिका के लेवल पर जो बीमारी बन रही है वो कौन सी बन रही है और उसके लिए जो आवश्यक उपचार है वो कौन सा होना चाहिए। इसके विपरीत एक और बायोप्सी होती है जिसको बोलते हैं एक्सिजनल बायोप्सी, जिसको कि सर्जरी के बाद लेबोरेटरी में भेजा जाता है ये जांचने के लिए कि पूरा जो हमने लीजन काटा है उसके अंदर क्या बीमारियां बनी हुई थी और जो उसका नेचर था वो क्या था। इंसिजनल बायोप्सी जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक वेज बायोप्सी होती है और एक पंच बायोप्सी होती है जो कि थोड़ी सी लेस इन्वेजिव होती है। वेज बायोप्सी का मतलब ये होता है कि जो खाल की अंदरूनी सतह है उसको वहाँ से काट के निकाला जाता है और गहराई में जाया जाता है ताकि जो सरफेस एरिया टिश्यू का मिल रहा है वो हमें अच्छे से मिले और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं क्योंकि ये पूरा एरिया कवर करता है। बायोप्सी करने से पहले एक डाई लगाई जाती है जिससे कि ये मालूम किया जाता है कि जो एरिया हम काटने वाले हैं उसमें से हमें कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है। इसीलिए मैं ओरल पैथोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करने पर बहुत ध्यान देता हूँ क्योंकि ओरल पैथोलॉजिस्ट के पास वो सारी विजन होती है जिससे कि वो देख के बता सकते हैं कि इस एरिया में से अगर हम टिश्यू को लेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे और जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी एक्यूरेट हो सकता है। ओरल मेडिसिन के लोग भी एक अच्छा रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। तो जब भी कभी बायोप्सी की जानी चाहिए तो वो निरीक्षण के अंदर होनी चाहिए जिसमें कि या तो ओरल मेडिसिन या ओरल पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माइक्रोस्कोप में ओरल पैथोलॉजिस्ट ही उस जांच को करके देंगे। उस टिश्यू को जो प्रोसेसिंग का जो काम होगा वो ओरल पैथोलॉजिस्ट करके देंगे और फिर उसको एग्जामिन करके वो बता पाएंगे कि इसके अंदर कौन सी बीमारी बन रही है और मरीज को किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक स्टेप है बायोप्सी का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इनवेरिएबली हर केस में होना चाहिए, चाहे पेशेंट को कैंसर हो या ना हो, क्योंकि अंदाजे में इलाज करने से बेहतर यह है कि हम एक प्रॉपर जांच करें और उसके बाद उसको एक ठोस आधार के ऊपर ट्रीटमेंट करें। अगर कभी ऐसा महसूस होता है या जांच के दौरान ऐसा आता है कि भाई पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो भी गया है, तो जब भी कभी ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएं किसी भी सेटअप के अंदर या जहाँ पे भी आपका भरोसा हो, तो अपनी जो स्लाइड्स हैं वो हमेशा सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन के लिए ज़रूर भेजें। ये नहीं कि किसी एक जगह से आपके पास कैंसर लिख कर आ गया तो आपने तुरंत सर्जरी का डिसीजन ले लिया। उस ब्लॉक को, उसकी स्लाइड्स को लेना आपका अधिकार है और उसको आप 2-3 जगह ज़रूर जांच करवाएं ताकि सब जगह से अगर एक ही रिजल्ट हमको मिलता है, एक ही रिपोर्ट हमें आती है, तब फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसका इलाज कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, मेडिक्लेम लेना है, कैसे लेना है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उसके बाद आपको तैयारी करनी है। जल्दी जल्दी में हमेशा गड़बड़ हो जाएगी और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो कि जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में फिर बहुत पछताते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो सोच समझ के और हौसले के साथ अपने डॉक्टर को फुल फेथ में लेकर फिर चलिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये वेज बायोप्सी जो कि इंसिजनल बायोप्सी है ये कैसे की जा रही है। पेशेंट जो है गुटखा च्यूअर थे और 10 साल पहले इन्होंने जो है गुटखे की आदत को छोड़ दिया,
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 साल छोड़े हुए के बाद भी आज भी इनके गाल के अंदर जो है वो सिम्टम्स बन गए हैं, मुंह खुलना धीरे धीरे बंद हो गया था और बैंड्स बन गए थे। तो बायोप्सी का निर्णय हमने इसलिए लिया इसके अंदर क्योंकि इसमें जो बैंड्स थे उसके साथ साथ गाल के अंदर लाल लाल सतह भी बन रही थी, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए इसके प्रॉपर नेचर को समझने के लिए इस पेशेंट के लिए बायोप्सी की जा रही है। और आपको ये बात देख के समझ आ ही गया होगा कि गुटखा खाना, सिगरेट पीना, अल्कोहल्स का सेवन करना कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और अगर आप छोड़ भी देंगे तो इसके असर से बच नहीं पाएंगे। कई सालों बाद भी इसके असर देखे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके पेशेंट के लिए फिर परेशानी का सबब बनते हैं। खैर, आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बायोप्सी की ओर चलते हैं और इसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। तो चलिए, आज हमारे पेशेंट की बायोप्सी की डेट है, पेशेंट क्लिनिक में आ चुके हैं और ये जो सैम्पलिंग है ये अभी ओरल पैथोलॉजिस्ट जो आई हुई हैं डॉक्टर रितिका, वो प्लान कर रही हैं और एक बार बायोप्सी का टुकड़ा लेने से पहले प्रॉपरली साइट को एग्जामिनेशन का काम चल रहा है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल साइट जो रहेगी जहाँ से हमें मांस का टुकड़ा लेना है वो कौन सी रहेगी। फिर पेशेंट को रिंस कराने के बाद ये वो डाई का एप्लीकेशन कर रही हैं, जिससे कि हमें ये मालूम चल जाएगा कि जो पूरा लीजन है उसके अंदर सबसे एक्टिव जगह कौन सी है। एक्टिव जगह का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स वहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं या जो सेल्यूलर एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, क्योंकि जो सेल के लेवल पे डैमेज हो रहा है वो ये मार्किंग करके हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो एरिया है ये पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव है और इसको मांस का टुकड़ा लेने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो किसी भी डाई को लगाने के बाद उसको समय देना होता है ताकि वो खाल में एब्जॉर्ब हो जाए, प्रॉपरली सेल्स उसके साथ पिगमेंटेड हो जाएं, और फिर उसको रिंस कराने के बाद जब एक बार पेशेंट प्रॉपरली रिंस कर लेता है तब फिर दोबारा उसको एग्ज़ामिन करना पड़ता है, ये देखने के बाद कि हमने जो पहले रंग लगाया था उसमें से कितना हिस्सा प्रॉपरली सेल्स ने रंगा है या नहीं रंगा है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पेशेंट रिंस करने के बाद उस पूरे एरिया को ये पैल्पेट करके चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बैंड्स हैं, जो सेल्स के आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो खाल का रंग है, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल साइट डायग्नोसिस के लिहाज से वो कौन सी रहेगी। और एक बार जब ये डिसाइड हो जाएगा तब फिर प्रॉपरली उसको हम वहाँ से काट के मांस के टुकड़े को अलग करेंगे। तो जैसा अभी आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो पर्पल रंग आ रहा है वो डाई का है, और कहीं पे चटक रंग आ रहा है, कहीं पे डल रंग आ रहा है, और कहीं पे बिल्कुल फेंट सा पर्पल आ रहा है। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव के भी बहुत सारे चांस होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सपर्ट की ओपिनियन के अंदर करेंगे तो उनको ये मालूम रहेगा कि कौन सी जगह से हमें टुकड़ा लेना है और कौन सी जगह ऐसी है जो कि ये गलत बता रही है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है ये वही लोग कर सकते हैं जिनका ये फील्ड है, जिनकी ये एक्सपर्टीज़ है। तो एक बार जब ये एरिया आइडेंटिफाई हो चुका है तो फिर उस एरिया को हम हल्का हल्का एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया की जो डोज़ होती है वो भी बहुत क्रिटिकल होती है। ऐसा नहीं कि भर भर के हमें एनेस्थीसिया देना है, क्योंकि अगर बहुत सारा एनेस्थीसिया दे देंगे तो जो सेल्यूलर लेवल पे डिटेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो सेल्स आते हैं वो प्रॉपरली नहीं पता लगते। तो सेल के लेवल पे या जब भी कोशिका के स्तर पे कोई काम किया जाता है तो उसको बहुत ही माइन्यूटली समझना होता है, माइन्यूटली हैंडल करना होता है। और कई बार लोग ओवर एंथुजियाज्म में या ये समझते हैं कि ये तो बड़ा आसान सा काम है, कोई भी कर लेगा, तो उस चक्कर में गलतियां हो जाती हैं और फिर बाद में रिजल्ट जो हैं वो प्रॉपरली नहीं आते। अब यहाँ पे एक बार जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, बैंड्स उन्होंने चेक कर लिए, तो अब इन्होंने एक प्रॉपर ब्लेड उठा के जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, हर एक सर्जन की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो उसके हिसाब से ये उन्होंने पहले मार्किंग करना शुरू करा है कि ये जगह है, उसकी एक एक्सटर्नल बाउंड्री बना रही हैं। और फिर एक बार जब एक्सटर्नल बाउंड्री बन जाएगी तब फिर उसकी डेप्थ में बना के धीरे धीरे करके परत बाई परत उस हिस्से को अलग करेंगे। टिश्यू को बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना होता, नहीं तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। बहुत खींचातान भी नहीं करनी होती है, इसीलिए प्रॉपरली जो है उसको काट के अलग करना है।
बायोप्सी के दौरान ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। छोटी मोटी ब्लीडिंग इस तरीके की प्रोसीजर्स में बहुत ही नॉर्मल है। और एक बार जब बायोप्सी का सैंपल कंप्लीट कर लिया जाएगा तो इस ब्लीडिंग को हम कंट्रोल करके पेशेंट को भेजेंगे। ऐसा नहीं कि बायोप्सी करने के बाद जो साइट है वो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रॉपर हीमोस्टैसिस करने के बाद ही पेशेंट को भेजेंगे। तो अभी ये जो उन्होंने एरिया डिसाइड किया था वो उस एरिया को प्रॉपरली उसको वहाँ से अलग कर रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बायोप्सी का टिश्यू जो जाता है वो बहुत लोग बहुत छोटा सा टिश्यू काट देते हैं, जिसके केस में जो ओरल पैथोलॉजिस्ट होते हैं या जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कह के टिश्यू लौटा देते हैं कि जो सैंपल है वो सफिशिएंट नहीं है। तो प्रॉपर सैंपल का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी फिर हमारे को सही तरीके से एक डायग्नोसिस मिल पाएगा, एरिया को हम प्रोसेस कर पाएंगे। ना तो बहुत बड़ा टिश्यू लेना होता है, ना बहुत छोटा टिश्यू लेना होता है। एक एडिक्वेट साइज़ की ज़रूरत होती है जिसको कि प्रॉपरली प्रोसेस किया जा सके, और उसके बाद फिर उसके बेस पर एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस सेल्यूलर लेवल पर डॉक्टर को वापस भेजी जा सके, जिसको कि फिर वो क्लिनिकली कोरिलेट कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने, आप देख रहे हैं कि उन्होंने टिश्यू को स्टेबलाइज कर लिया है, और स्टेबलाइज करके धीरे धीरे जो अंदर की परतें हैं वहाँ से उस टिश्यू को वो अलग कर रही हैं। और अलग करने के बाद जब एक बार ये हिस्सा पूरा अलग हो जाएगा वहाँ से, तो एक वहाँ पे कंटेनर हमें दिया जाता है, जिस कंटेनर के अंदर पहले से केमिकल पड़ा हुआ होता है, और उस केमिकल के अंदर फिर इस टिश्यू को वहाँ पे डाला जाएगा, ताकि वो जो टिश्यू है वहाँ पे वो स्टेबलाइज हो जाए। और जब तक वो लेबॉरेटरी जाता है तब तक उसके अंदर कोई डेरोगेटरी चेंजेस ना आए। और जैसा सेल को जैसे ही तुरंत हमने वहाँ से अलग किया है पेरेंट बॉडी से, तुरंत उसको हम टिश्यू में जो हमें केमिकल दिया जाता है, मोस्ट लाइकली फॉर्मेलिन होता है, तो उसके अंदर उसको डाला जाता है। और फिर वहाँ पे जो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि इसको कंटेनर के अंदर टिश्यू को डाल दिया गया है। और यहाँ पर जैसे ही टिश्यू को इस कंटेनर में डाल दिया जाता है, लेबॉरेटरी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो वहाँ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कुछ ही समय में आके इस पूरे टिश्यू को, और इसके साथ एक बायोप्सी रिक्वेजिशन फॉर्म होता है जिसको कि हमें भरना होता है, पूरी डिटेल देनी होती है, हिस्ट्री, नाम, क्या हैबिट्स रही हैं, क्या लाइकलीहुड है, और हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकली हमें क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है, जिसको कि फिर वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस प्रकार से बायोप्सी के चरण किए जाते हैं। ये एक वेज बायोप्सी है जिसमें कि ब्लेड का प्रयोग करके अंदर से टिश्यू को निकाला गया है, और अब इस टिश्यू को जो सैंपल है उसको एक पर्चे के साथ भर के लेबॉरेटरी में भेजा जाएगा, जहाँ पे हमने एक प्रोविजनल डायग्नोसिस और पेशेंट की हिस्ट्री लिख के भेजी है। अब इसको जो ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं वो स्लाइड को प्रोसेस करेंगे, इस मांस के टुकड़े को वो केमिकल से ट्रीट करके फिर पूरा माइक्रोस्कोप में अच्छे से स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद फिर हमें वो रिपोर्ट भेजेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर उनका क्या डायग्नोसिस आया है। इस पूरे प्रोसीजर में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगता है, क्योंकि ये एक छोटा काम नहीं है। इस पूरे टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए कई चरण होते हैं, ब्लॉक बनता है, उसकी सेक्शनिंग होती है, तो बहुत बारीक बारीक इसमें स्टेप्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा समय लगता है। और 1 हफ्ते के बाद जब हमारे पास इसकी रिपोर्ट आएगी तब फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि पेशेंट के लिए उपयुक्त ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपके मुंह में कोई भी लाल सफ़ेद दाग या कोई गांठ बन रही है तो उसको पालिए मत, अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, और किसी अच्छे ओरल मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी या ओरल सर्जन की निगरानी में अपना बायोप्सी का सैंपल दीजिए, उसकी जांच करवाइए, ताकि आपका सही इलाज सही समय पर हो पाए और देरी न हो। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से आपका परिवार भी सफ़र करता है, आपके नियर एंड डियर्स भी सफ़र करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ओरल पैथोलॉजिस्ट, ओरल मेडिसिन और ओरल सर्जन्स के रोल को हम ज़्यादा अच्छे से समझें, और अपने नियर एंड डियर्स को बिना कोई प्रॉब्लम हुए या प्रॉब्लम के वर्सन होने से पहले ही उनकी जान की रक्षा कर सकें। नमस्कार।